अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान एंड टर्की रिलेशनशिप के हवाले से वज़ीर आज़म साहब का ये 2 रोज़ा दौरा था, सरकारी दौरा था। इस दौरे के अंदर काफ़ी हमने देखा, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, अब वो वतन वापसी भी आ रहे हैं। अच्छा, हो ये रहा है कि तमाम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना कि अट्रैक्शन देनी है, उनको लुक्रेटिव मार्केट बतानी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली करना है और साथ साथ बिजनेसेस के लिए एग्जैजरेट करना है। पाकिस्तान और टर्किश हम कह सकते हैं जो एक बिजनेस कम्युनिटी है, उनको भी इस बात पे जो है वो एक यकीन दहानी करवानी है कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी सेफ कंट्री टू इन्वेस्ट है। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजिट रहा कितना इंपॉर्टेंट रहा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें फाइनलाइज हुई, कितने ज़्यादा MOU साइन हुए, खासकर बायलैटरल रिलेशन कितने स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं और दोनों कंट्रीज़ कितने ज़्यादा जॉइंट वेंचर्स करने जा रहे हैं। आज इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे ट्रंप साहब ने जो टैरिफ पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज किया था, उसके जो हम कह सकते हैं ना कि उसको थोड़ा सा एक अलाइन करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है वो ये तजवीज़ भी कर रहे हैं और ख़ासकर ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जाएगी और साथ साथ इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाई जाएगी। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान की आसियान के साथ टेक अलायंस की तजवीज़ है, डिजिटल पाकिस्तान होना चाहिए, डिजिटल जो है तमाम चीज़ें होनी चाहिए, तमाम हम कह सकते हैं ना डिजिटलाइज वे में होनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम डिजिटल वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया से अब एक कदम आगे चलना है। साथ चलना तो दूर की बात, अब हमें आगे जाने की सोचनी है और इसी आगे जाने की सोच में हमें सबसे पहले अपने आप को उस मैदान में जो है वो कहते हैं ना डिजिटल वे में लाना भी पड़ेगा। आज इसके हवाले से ही बात करेंगे। और अप्रैल मंथ में आपको बताएं कि इन्फ्लेशन के अंदर वाज़ेह तौर पर कमी देखी जा रही है, ये बड़े ही एक ज़बरदस्त नंबर्स होंगे। आज इसके ऊपर बात करेंगे कि जो एक इन्फ्लेशन है कितनी ज़बरदस्त नीचे आ रही है, यानी कि एक वक्त था कि 38% इन्फ्लेशन थी, आज वो वक्त है कि इसकी परसेंटेज सिंगल डिजिट में भी जो है वो काफ़ी हद तक डेली बेसिस पे नीचे होती जा रही है। तो आज इन्फ्लेशन के हवाले से बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है और उसके इन्फ्लेशन के जो SMEs पे असरात होंगे वो क्या होंगे, बिजनेसेस इससे कितना ज़्यादा बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है जब उधार सस्ता होगा, हम कह सकते हैं ना इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो बहुत ज़्यादा ईजीनेस हो जाएगी ये बिजनेसेस में। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रजिस्टर्ड अफराद के लिए सेल टैक्स मुअत्तली का दायरा कार वसी कर दिया है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। FBR के अंदर आप जानते हैं कि रिफॉर्म्स हुए हैं और होने की मज़ीद मुतवक्के चीज़ें जो हैं, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि FBR जब टैक्स के हवाले से काफ़ी कीन नज़र आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स, खासकर फाइलर की कैटेगरी रह जाएगी और नॉन फाइलर्स वाली जो कैटेगरी है उसको कैटेगोरिकली वैनिश कर दिया जाएगा। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने लास्ट ईयर भी हमें इंडिकेट किया था और जब ये गवर्नमेंट आई थी और ये उनका एक हम कह सकते हैं ना एक मैनिफेस्टो भी था कि टैक्स के हवाले से चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगी। आज इस प्रोग्राम में हम ये तमाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तान की मईशत में टैक्स वसूली का किरदार निहायत अहम है, क्योंकि इससे हुकूमत को बुनियादी सहूलियात फराहम करने, कर्जों पर इन्हिसार कम करने और मालियाती इस्तेहकाम हासिल करने में मदद मिलती है। 2025 तक पाकिस्तान में फाल टैक्स दहिंदगान की तादाद 65 लाख से तजावुज कर गई है, जो कि मुल्की तारीख का बुलंद तरीन अदद है। 2024 में टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों की तादाद में 76% इजाफा हुआ और ये तादाद 50 लाख से तजावुज कर गई थी। ताहम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक मुल्क में टैक्स गैप का हुजम बहुत ज्यादा है। मौजूदा हुकूमत ने टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं, जिनमें गैर फाइलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ और टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन शामिल है। हुकूमत की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ इक़दामात किए जा रहे हैं, जैसे कि उनके मोबाइल सिम्स की बंदिश। इसके साथ साथ टैक्स निज़ाम के डिजिटलाइजेशन के लिए $80 मिलियन की सरमायाकारी भी की जा रही है और आलमी मुशावरती इदारे मैकिन्जी की खिदमात हासिल की गई हैं। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा एक मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन टैक्स गैप को कम करने और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मजीद इस्लाहात और अवामी शऊर बेदारी की जरूरत है। जी, रिपोर्ट आपने देखी और तमाम जो हम कह सकते हैं ना इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए या फिर इकोनॉमी की बेहतरी के लिए लिए जा रहे हैं। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन लाहौर स्टूडियो, उनको वेलकम करते हैं। जवाद रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब।
वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं पाकिस्तान एंड टर्की रिलेशनशिप के हवाले से बात करूंगी, जो 2 रोज़ा विजिट प्राइम मिनिस्टर साहब का दिखा। इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी हम कह सकते हैं कि होमवर्क किया गया और स्ट्रेटेजिकली तमाम चीज़ों को अलाइन किया गया। कैसे देखते हैं सर? वालेकुम सलाम नताशा। पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत पुराने हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उनकी तुर्की की जो मौजूदा हुकूमत है, उनके जो तैयब उर्दगान साहब से उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे और दरीना हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का पहला विज़िट नहीं था, इससे पहले भी कई विज़िट्स हो चुके हैं और ये कंटिन्यूटी है उन विज़िट्स की जो पहले विज़िट्स होते रहे हैं। उन विज़िट्स के दरमियान जो चीज़ें इनिशिएट हुई वो फर्दर डेवलप होती गई और आगे आने वाले दिनों में इनमें आप देखेंगे कि मेजर पेशरफ्त आपको नज़र आएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है खत्े के अंदर और जो इस वक्त जो हमारा पूरा ये रीजन जो है, जो इस वक्त पूरा गर्म जिसको हम कहते हैं हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान का रोल और तुर्की का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को कूल डाउन की जाए और चीज़ों का जो एक एडवर्स इम्पैक्ट आना है उसको कंट्रोल किया जाए और चीज़ों को इकनॉमिकली बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। इसके साथ साथ जो तुर्की का विज़िट है, हमारे पाकिस्तान के जो तुर्की के साथ ताल्लुकात है उसके अंदर हमारे स्ट्रेटेजिक डिफेंस जो ताल्लुकात हैं वो भी बड़े अहम हैं। तो इन सारे मामलात को देखते हुए ये जो हमारा तुर्की का प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़िट था वो बहुत अहम नौइयत का था और आने वाले दिनों में इसके जो असरात हों आपको नज़र आएंगे और इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स भी नज़र आएंगी डिफरेंट सेक्टर्स में और जो हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो क्या नाम है एग्रीमेंट्स हैं और इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नज़र आएंगी। उसके अलावा B2B भी नज़र आएंगी। राइट, B2B भी नज़र आएंगी और काफ़ी वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये तमाम चीज़ें हों, क्योंकि पहले भी हम काफ़ी स्टार्टअप्स और जॉइंट वेंचर्स की बात करते रहे हैं और कुछ स्टार्ट हुए भी थे, आपको याद होगा, लेकिन अब उनके लिए फर्दर पॉलिसी भी रिक्वायर्ड है। अच्छा जवाद साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के आसियान के साथ एक अलायंस की तजवीज़ है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स आसियान कंट्रीज़ के साथ जब एक अलाइनमेंट होगा तो आने वाले दिनों में ये भी एक बेटरमेंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करना चाहता है, वो बिजनेस डिप्लोमेसी करना चाहता है। देखें जी, माजी में भी हम आसियान के ऊपर बहुत बातें कर चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है चीज़ें ट्रम्प टैरिफ के बाद जो हैं चीज़ें बहुत दुनिया में तब्दीली बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और इसमें जो रीजनल ब्लॉक्स हैं वो अपने आप को दोबारा अलाइन करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो जो रीजनल ब्लॉक्स हैं वो अपने अलाइनमेंट के साथ अपनी एक पावर शो करनी है और पावर शो करके, और इस दफ़ा आप देखेंगे दुनिया ये जो चाइना और ट्रम्प की जो लड़ाई है टैरिफ के ऊपर, उसके बाद दुनिया एक नए दहश पे नए ब्लॉक्स के साथ अपने आप को रीइमर्ज करेगी, रिकूप करेगी और उसके अंदर अपने जो ब्लॉक्स होंगे उनको इंसेंटिवाइज करके अपनी कलेक्टिव विजडम के साथ, कलेक्टिव प्रोडक्शन के साथ दुनिया में दूसरे ब्लॉक्स को काउंटर करेगी। तो इस मौके पे एशियन ब्लॉक को बहुत एक्टिव करना, उसके अंदर अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाना और उसके साथ साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को इस्टेब्लिश करना, उसको असर्ट करना पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। जिसमें आप देखेंगे जब एशियन कंट्री में पाकिस्तान अपना शमूलियत होते हुए साथ साथ अपनी चीज़ें प्रेजेंट करेगा, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करेगा, तो उसके साथ जो हमारी रीजनल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर आएंगी और आप देखेंगे कि जो इम्पैक्ट है ट्रम्प टैरिफ का वो इससे रिड्यूस होगा और आप रीजनल ब्लॉक में रहते हुए अपनी एक बेहतर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कर सकेंगे। और इकोनॉमिक डिजिटल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो दुनिया भर से हम डिजिटल फ्यूचर से कैसे कनेक्टिव हो सकते हैं? देखिए, उसके लिए तो आप पिछली दफ़ा भी हमने बात की थी कि गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर बहुत सीरियसली तेज़ी से काम कर रही है। हमारी क्रिप्टो काउंसिल भी इस्टेब्लिश कर दी है, एक्सपर्ट्स भी बुला लिए हैं, चाइना के जो टॉप क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं उनको भी ऑन बोर्ड कर लिया है, एडवाइज़र बना लिया है। और जो इसमें एक और चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सामने नज़र नहीं आ रही। मसलन गवर्नमेंट और एकेडेमिया लिंकेजेस डेवलप हो रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको ऑन बोर्ड किया जा रहा है, इंगेजमेंट्स की जा रही हैं, उनके साथ डिस्कशंस की जा रही हैं और ये बैकडोर ब्रीफिंग्स और डिस्कशंस आपको देखने में अभी किसी को पता नहीं लग रही, लेकिन ये आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगी, चीज़ें तेज़ी से डेवलप होंगी। क्योंकि जब हमने आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए अब जो दुनिया में रूल ऑफ गेम है चेंज हो गए हैं। अब आपने साथ नहीं चलना, अब आपने आपको ऐसे प्रेजेंट करना है कि यू आर लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। तो जो डिजिटल इकॉनमी है और जो क्रिप्टो इकॉनमी है उसके अंदर आपको अपने आप को एक स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा, दुनिया से अपनी रेगुलेशंस लेके आनी पड़ेंगी जिसके साथ आप दुनिया को बता सकते हैं पाकिस्तान इज रेडी टू डिलीवर, पाकिस्तान रेडी टू
टेक ऑफ ऑन द क्रिप्टो साइड, और इसके लिए हमारा स्टेट बैंक पाकिस्तान जो है काफ़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम कर रहा है। वो भी अपने जो रेगुलेशंस रिक्वायर्ड रेगुलेशंस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, क्रिप्टो के लिए, उसके ऊपर काम हो रहा है। इसमें प्राइवेट सेक्टर्स के साथ इंगेज किया जा रहा है। आप ये देखेंगे कि अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में इस वक्त क्रिप्टो का जो इशू है, उसमें रेगुलेशंस का इशू है, उसके रूल्स का इशू है, वो अभी एग्जिस्ट करता है, उसके रेगुलेटर का इशू है, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के ऊपर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान उसमें किसी जगह पे पीछे नहीं है। पाकिस्तान भी अपनी रेगुलेशंस और रूल्स स्टैब्लिश कर रहा है, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसके अंदर आपको बहुत जल्दी पाकिस्तान में रेगुलेशंस की नज़र आएंगी। और पाकिस्तान इसको, अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो का काम होना है तो उसका रेगुलेटर कौन होगा, उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी। अच्छा, मैं इन्फ्लेशन के हवाले से पूछना चाहती हूँ जवाद साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के अंदर इतनी वाज़ेह तौर पे कमी हो रही है, यानी कि कहाँ एक वक्त था कि हम 38% पे थे, आज 5% से भी नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कितना एक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा, न्यू पॉलिसी अनाउंसमेंट में क्या होगा, और ख़ासकर जो हमारे लिए बिजनेसेस को अलाइन करने के लिए, यानी कि वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, वो रोबस्ट हम कह सकते हैं ना, इक्वेशन मैच करने के लिए जो है वो चीज़ें बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए गए, तो वो इकदाम वाज़ेह तौर पर रंग ले आएंगे? देखिए, इन्फ्लेशन का कम होना एक सर्टेन लेवल तक बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इकॉनमी के लिए। तो पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल में अपनी जो इन्फ्लेशन का कंट्रोल है, सर्टेन लेवल तक ले के आ चुका हुआ है, और आगे मेरे ख्याल में और फर्दर इन्फ्लेशन का कंट्रोल होना नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि किसी भी इकॉनमी की ग्रोथ में इन्फ्लेशन भी अपना कंपोनेंट जो अपना पार्ट अदा करती है। तो अभी जो गवर्नमेंट की अब तक की जो एफर्ट्स थी बहुत ही अच्छी और फोकस कंक्रीट थी, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट से कम होकर सिंगल डिजिट में आई है। उसको हम फर्दर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अप्रैल के महीने में फर्दर डाउन हो जाएगी। लेकिन आई बिलीव कि ये जो हम जिस जगह पे अब आ गए हैं, ये बहुत अच्छा लेवल होगा, और हमें उस लेवल के ऊपर अपने आप को सस्टेन करना चाहिए उस इन्फ्लेशन लेवल पे, इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्दर डाउन। क्योंकि जब फर्दर रिडक्शन होती है इन्फ्लेशन में, तो वो नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है। आ जाता है जी। एग्जैक्टली इन्फ्लेशन के अंदर जब हाइक आएगा तो वो भी बाद में इशू जो है वो जनरेट कर सकता है। इन्फ्लेशन के हवाले से ही जवाद साहब मैं पूछना चाहूँगी कि आप समझते हैं कि पॉलिसी जब एक रेट सिंगल डिजिट पे आ जाएगा और इन्फ्लेशन को थोड़ा स्टेगनेंट कर दिया जाएगा, फूड इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा, तो क्या इम्पैक्ट्स आएंगे इसके? जी बिल्कुल, जब आपके मार्कअप डाउन होंगे तो उससे फिर लोगों के पास क्या नाम है मनी सप्लाई बेहतर होगी, आपकी इंडस्ट्री के पास ही मनी सप्लाई बेहतर होगी, आपके कंज्यूमर के पास ही मनी सप्लाई बेहतर होगी। अभी भी अगर आप नंबर्स देखें कि जैसे जैसे मार्कअप डाउन हुए हैं, जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग है, कार फाइनेंसिंग है, वो बेहतर हुई है, और बहुत पहले से काफ़ी ज़्यादा जो एकदम हमारे 2-2.5 साल 3 साल में बहुत डाउनवर्ड डेप थी, उसमें रिकवरी शुरू हो गई है और इंक्रीज़ होती जा रही है, हर महीने उसमें इजाफा हो रहा है। तो इसी तरह जब आपके मार्कअप फर्दर डाउन होंगे तो आपका जो मनी सप्लाई है वो हमारे प्रोडक्शन सेक्टर के पास जाएगा, हमारे कंज्यूमर सेक्टर के पास जाएगा, तो उससे जो हमारी इन्फ्लेशन है जो हमें एक सर्टेन लेवल पे लेके आनी थी, उसके बाद वो स्टेगनेंट होके हम उसको ग्रोथ के साथ मर्ज करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतरी की तरफ जाएगी। और गवर्नमेंट आई बिलीव कि पॉलिसी अकॉर्डिंगली इसी तरीके से चला रही है कि अब वो फोकस कर रही है कि अपनी जो मार्कअप है उसको सिंगल डिजिट में लेके आया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बहुत बरमला इसको कहा था कि मैं इसको 8% 9% पे आनी चाहिए, उन्होंने कहा भी था इसको कि इसको इस पे आना चाहिए, मार्कअप को 8 से 9% पे लाना चाहिए। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह की कोई बात करते हैं तो ये क्लियर मैसेज होता है कि ही इज़ फर्म टू ब्रिंग डाउन द थिंग्स एट दैट लेवल। तो जब हमारा मार्कअप 8-9% पे आ जाएगा तो हमारी जो मनी सप्लाई है प्रोडक्शन सेक्टर के लिए, बिजनेसेस के लिए, कंज्यूमर सेगमेंट के लिए अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब वो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो आपकी डिमांड ऑफ द गुड्स इंक्रीज करेगी, और डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज करेगी, नेचुरली आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, और उसके साथ साथ जो आपका पैरेलल प्रोडक्शन में इजाफा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। राइट, वेल थैंक यू सो मच जवाद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर का आपने जिक्र किया, ऑटो सेक्टर्स की सेल्स में वाकई एक कमी देखी गई थी, और ख़ासकर हम ये भी देख रहे थे ऑटो फाइनेंसिंग के हवाले से भी इश्यूज थे, लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम आ रहा है वैसे ही चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं। स्टॉक मार्केट के अपडेट्स देखते हैं, आज की मार्केट में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। 100 इंडेक्स अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। ओपन हुई मार्केट 1,18,430.35 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 1,18,811.24,
लोअर वाज 1,17,120.49 एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,17,226.14 का, यानी चेंज रहा 1,204.21 का डिक्लाइन आज की मार्केट में। टुडे इज द थर्ड ट्रेडिंग सेशन और आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा मार्केट इसको कंसोलिडेट भी कर सकती है क्योंकि 2 दिन एक अच्छी कैपेसिटी में अपवर्ड जाना और आज थोड़ा सा हम कह सकते हैं सेंटिमेंट्स डाउन होते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट भी होता है। वेल, ये आज के मार्केट के अपडेट्स थे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब टर्की पहुंचे और यहाँ पर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के लिए जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है इसके हवाले से एक मज़ीद तबादला ख्याल किया गया है। आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर जितने रिलेशंस बिल्डअप कर रहे हैं, जितने ज़्यादा रिलेशंस बिल्डअप करने में कामयाब होगा उतना ही हमारे लिए बिजनेसेस जो है वो फर्दर आने वाले दिनों में जो है वो कामयाबी का बाइस बनेंगे। आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। IMF की वन ऑफ द कंडीशनैलिटी जो पाकिस्तान ने फुलफिल करने के लिए एक्सेप्ट भी किया और साथ साथ इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए हैं, एक हम कह सकते हैं ना कि जामिया प्लान बनाया है। तो इसके लिए इंटरनेशनली जो हमारी कम्युनिटी है आलमी यानी कि माली इमदाद में इजाफे की अपील भी की है, एक प्ली की है और इस प्ली के साथ जो है वो हमें यकीन है कि इससे पहले भी जब PDM गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा, और शर्म अल शेख में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट के हवाले से, तो उस वक्त भी वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान एंड UN तमाम जो है वो लोग इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे और आइडिया ये था कि पाकिस्तान में जो एक डैमेज हुआ है, लॉस एंड डैमेज फंड, वो क्रिएट किया जाए और उसको जो है वो बढ़ाया जाए। आज हम इसके हवाले से ही बात करेंगे। G24 इजलास, फाइनेंस मिनिस्टर साहब मोहम्मद औरंगजेब साहब ने पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से बात की है और ये बताया है कि इसमें कितने ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद है हमारे पास और हम क्या क्या कर सकते हैं। आज हम ये बात करेंगे आलमी बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के हवाले से बात करेंगे। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो कि ऑफ कोर्स इसका हम कह सकते हैं एक्सेप्टेंस हो चुकी है, इसकी अप्रूवल हो चुकी है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी गवर्नमेंट जो है वो इजहार तशक्कुर कर रही है। ये भी हम गवर्नमेंट जो हम कह सकते हैं कि आज इससे भी एक फ़ायदा उठाते हुए हमारे पास जो गेस्ट मौजूद होंगे उनसे पूछेंगे कि हमारे लिए कितने ज़्यादा ये ऑप्शंस मौजूद होंगे और कंट्री पार्टनर फ्रेमवर्क के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या इसके फ़वाइद हमारे लिए आएंगे। एंड पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से बात करेंगे। टैरिफ के बाद मज़ीद जो उससे ट्रेड बढ़ाने की जो है वो और तवक्कुआत की जा रही हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के हवाले से, और साथ साथ हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। वी हैव हियर अ वेरी स्पेशल गेस्ट इन द स्टूडियो। खुशामदीद कहेंगे कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप फेडरल मिनिस्टर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। वेरी वार्म वेलकम सर। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ऑफ कोर्स हम प्राइम मिनिस्टर साहब के विज़िट से ही आगाज़ करते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को उजागर करने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। अगर हम इन पाकिस्तान देखते हैं काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस हो, अगर हम आउट ऑफ एक रीजन के अंदर देखते हैं तो रीजन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर इंटरनेशनली एक बिज़नेस डिप्लोमेसी का स्लोगन लॉन्च किया जा रहा है। इसके हवाले से प्लीज़ बताइए कि कितना ज़्यादा गवर्नमेंट कीन है कि काम किया जाए और बस सिर्फ काम किया जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो सरमायाकारी की हर मुल्क को ज़रूरत होती है और पाकिस्तान में सरमायाकारी का माहौल बड़ी तेज़ी से बेहतर हो रहा है। सारी दुनिया हमारी तरफ माइल हो रही है। आपने देखा कि पिछले दिनों जो कॉन्फ्रेंसेस हुई वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी और बैरून जो मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं उन्होंने आके यहाँ सरमायाकारी के लिए कॉन्फ्रेंस की और फिर मिनरल्स के बारे में पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तशरीफ लाए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की। बड़ी आजकल हर मुल्क की स्ट्रेटजी, ख़ुद अमेरिका ने जब सऊदी अरेबिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप को इनवाइट किया तो उन्होंने कहा कि आप $1 ट्रिलियन जो कि $1000 बिलियन बनता है उसकी हमें कमिट करें
तो विज़िट करेंगे सबसे पहले आपके मुल्क का। और सऊदी अरेबिया ने $1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का अमेरिका से अगले 3 सालों में, और उनसे परचेज़ करेंगे वो आर्मामेंट और मुख्तलिफ चीज़ें, तो वो कमिट किया। और यानी अंदाज़ा कर लीजिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके मेन वो जो स्ट्रेटजी है उसकी यही है कि इन्वेस्टमेंट कैसे क्रिएट। हमारे मुल्क में भी अभी इन्वेस्टमेंट 9 महीने में $2.25 बिलियन की हुई है, जो कि हम समझते हैं कि इस साल 2.5 बिलियन होगी, जो कि पिछले साल से तो तकरीबन 30% ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों का टारगेट बहुत ज़्यादा है, आप नहीं चाह रहे कि ये यहीं पे रुके। देखिए ना, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में 70 बिलियन की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब सबसे पहले तो हमने माहौल बनाना है। हम माहौल ये बना रहे हैं कि तमाम जो रेगुलेशंस हैं, एक इंटरनेशनल हम कंसल्टेंट को बुला के जो रेगुलेशन हैं, जो परमिशन हैं, जो कि मुख्तलिफ लाइसेंस लेने होते हैं, वो सब ख़त्म कर रहे हैं। जल्दी हम एक बिल पेश कर रहे हैं कौमी असम्बली में, हमारा ऑलरेडी एजेंडे पे है, जिसमें ये हम तमाम रेगुलेशंस को करेंगे। दूसरे दुनिया के ममालिक में आपने देखा थोड़ी देर में कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है। हमारे यहाँ जो प्रोसीजर्स हैं वो हम ख़त्म कर सके। दुनिया पूरी की अट्रैक्शन जो हमारे यहाँ हो रही है, आज ये अभी मैं देख रहा था कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया के साथ $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का MOU साइन किया। तो हम क्यों नहीं, पाकिस्तान से तो बड़ी दोस्ती है सऊदी अरेबिया की। और आप देख रही हैं कि तुर्की में प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए हैं, वहाँ भी हमारा बड़ा देरीना दोस्त है तुर्की। हम उनके साथ भी कोशिश कर रहे हैं कि बायलैटरल ट्रेड भी हमारी बढ़े और हम उन मुख्तलिफ बिजनेसेस उनसे करें। तो इस वक्त तो सारी तवज्जो जो है वो सरमायाकारी पे है, ताकि हमारे इंडस्ट्री लगे और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है ना वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। दुनिया के तमाम मुल्कों ने जो इस वक्त जो एमर्जिंग कंट्रीज हैं उन्होंने जो तरक्की की है पिछले दिनों में, तो पिछले दहाई में, तो वो यही की है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो और सरमायाकारी से होगा। अच्छा सर, आपने माइनिंग एंड मिनरल का जिक्र किया। हमारे पास ये होता है यूजुअली कि हमारी डिगिंग होती है या ड्रिलिंग होती है और फिर उसके बाद माइनिंग रॉ फॉर्म पे चली जाती है और फिर फिनिश गुड्स वापस हम इंपोर्ट करते हैं। तो क्या, जैसे कि हमने देखा इस बार आपने कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उसमें ये इनिशिएट किया गया कि अब कोई भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट ना किया जाए, उसको फिनिश गुड यानी कि एक बेहतर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के उसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो इसके ऊपर क्या आप समझते हैं कि? लेकिन बैरक गोल्ड के खुद CEO आए हुए थे, जो कनाडा की कंपनी है, और पिछले दिनों कनाडा के भी हाई कमिश्नर तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे वो सारे अपने इनिशिएटिव बताए जो कि वो पाकिस्तान में वो अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं। तो लेकिन जो आपका सवाल है ना, ये इसमें वक्त लगता है एक प्रोसेस करने में। देखिए उनमें हमें पहले तो इंडस्ट्री वो लगानी है जो कि हमें फिनिश प्रोडक्ट बनाए, तो वो इतना आसान नहीं है कि एक दिन में, उसमें कई सालों का वक्त होगा। हम शुरू कर रहे हैं, यही आप बात सही कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कम होंगे। हम अगर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं होगी। मैंने पहले ही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जिक्र किया और सारा जोर ही उसी पे डाला। तभी हम सिर्फ रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए ना, पहले हम सरप्लस प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा, इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। वही इंडस्ट्री के लिए हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तमाम मुल्कों से। अच्छा, थोड़ा सा हम क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से बात करें, और ख़ासकर हमारे पास लॉस एंड डैमेज फंड जो कि पहले रेज़ किया गया, उसमें से भी कुछ ऐसी हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं आई, या ऐसा कोई लॉस एंड डैमेज फंड पाकिस्तान को नहीं दिया गया। लेकिन ऑल्दो दिस इज़ द कंडीशनैलिटी ऑफ IMF, तो अब क्या लगता है कैसे, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्ली भी की गई है कि पाकिस्तान देख लें कि कैसे डैमेज होता है और इकॉनमी को कितना ज़्यादा रून कर देता है। देखिए पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहाँ जो कार्बन का इमिशन है ना वो बहुत कम है। हमारे तो इंडस्ट्री नहीं लगी हुई है, हमको धुआं देने वाले या कोई कार्बन इमिट करने वाले मुल्क नहीं है, बहुत कम होता है। हमारे यहाँ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ही नहीं लगे ना। तो लेकिन जो ये क्लाइमेट चेंज है उसका बहुत बड़ा असर पाकिस्तान पहले 10 दुनिया के मुल्कों में है जहाँ सबसे ज़्यादा इसका असर हो रहा है। और पिछले दिनों आपने देखा 3 साल पहले कि बहुत बड़े सैलाब आए और बहुत नुकसानात हुए। पूरा सिंध इन पर्टिकुलर सैलाब से उसका कितना अरसा, बलोचिस्तान कितना अरसा सैलाब से वो में रहा, तो और नुकसानात हुए। तो फिर दुनिया पूरी ने ये हमें काफ़ी प्लेज भी किया, उन मुल्कों ने ना बहुत बड़ा प्लेज किया। हमारा लॉस था, ह्यूज लॉसेस थे।
$30 बिलियन का $30 बिलियन लॉस का था और ये प्लेज हुआ, लेकिन वो फंड हमें मिले नहीं, बहुत कम मिले उसमें से डेवलप्ड मुल्क के। हालांकि देखिए ना, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रही है वो उन्हीं के मुल्कों में ज़्यादा जो कार्बन एमिट हो रहा है तो उसकी वजह से है, हमारे अपने तो नहीं है। लेकिन हम उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद दुनिया को चाहिए कि सारा क्लाइमेट चेंज में हमें ज़्यादा सपोर्ट करें। और हमारी हालात आप देख रहे हैं कि मौसम चेंज हो रहे हैं हमारे यहाँ सारे, और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो बड़ा अच्छा ये जो तय हुआ है अभी IMF ने और वर्ल्ड बैंक के इन पर्टिकुलर सपोर्ट कर रहे हैं इस सिलसिले में। अच्छा सर, आपने मैरीटाइम मिनिस्ट्री में भी काफ़ी काम किया और उसमें भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखा, वहाँ प्रॉफिट्स भी हुए, हमें याद है, हमने भी काफ़ी ये न्यूज़ ब्रेक्स की। अच्छा, अब आपके क्या प्लान्स हैं? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ही लाना है और आपने जैसे बताया कि अभी हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, तो इसको कैसे आप अवेल करेंगे और इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? क्योंकि मेरा तल्लक बिजनेस से है, मैं खुद चैम्बर्स के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट रहा और मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। तो बिज़नेस कम्युनिटी से बहुत भरपूर रबते हैं और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होगी ना, पहले हमारे लोकल जो इन्वेस्टर है, लोकल बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस आएगा। हर जगह रुकावटें थी, तो मैंने आपसे पहले ही बता रहा हूँ कि हम तमाम रुकावटों को जो मैक्सिमम किया जा सकता है ना, डिलीट कर रहे हैं। हमने इंटरनेशनल, हमने देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में भी देख लिया, इंडस्ट्रीज के हवाले से जो रुकावटें थी काफ़ी उसको दूर किया गया हैं। वो हम वो सबसे डिस्कस करके तमाम मिनिस्ट्री से और फिर असम्बली के थ्रू, लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के थ्रू करके उसको कर रहे हैं। और ये चेंज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो अब सबसे पहले तो यही है कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को और पाकिस्तानी हमारे ओवरसीज हैं जो और पाकिस्तान के अंदर जो सरमाया लगाने वाले हैं उनको ये यकीन दिला रहे हैं कि उनके साथ हम बड़ा ही फैसिलिटेटिंग रवैया इख्तियार करेंगे। उनको कोई मुश्किलात नहीं होंगी। तो क्योंकि मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी का दुनिया में मुल्क है, लेकिन अभी तक कॉन्फिडेंस, क्योंकि सरमायाकार का नहीं, हमारी पॉलिसीज़ को कंसिस्टेंट होना है और वो हम कर रहे हैं। पॉलिसीज भी लॉन्ग, वो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी भी बता रही है इस बात को, फिच की रिपोर्ट भी हमने देखी है। फिच की रिपोर्ट आपने देखा कि कितनी अच्छी, और इवन IMF बड़ी तारीफ कर रही है पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की। और एक साल में जो इंडिकेटर्स हैं सारी इकानमी के, वो बहुत बेहतर हुए हैं। इन्फ्लेशन ही कटेल हो गया, 60 साल से सबसे कम महंगाई है जो इस वक्त है। तो ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटेट कर रही हैं इन्वेस्टमेंट को, और इन्वेस्टमेंट का हमने तैयार कर लिया हुआ है। और क्योंकि ये ज़रूरत थी, मैं भी इसलिए यहाँ इस मिनिस्ट्री में आके दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। मेरा स्टाफ सारा बहुत काबिल लोग हैं, मेरे सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, वो सारे मिल के हम प्लान बना रहे हैं। और आपको अच्छा हम उम्मीदें दिलाते हैं कि जल्दी नहीं वी आर होप कि आने वाले दिनों में, वी आर होपिंग कि आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे नताइज मिलेंगे। वेल, आज कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं, हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं। जी, गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,59,726 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,08,735 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड पर 3,421.16 डॉलर। गोल्ड प्राइसेस आप देख सकते हैं लोकल मार्केट में एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट वाज़े तौर पे देखा जा रहा है, और हायर साइड पे गोल्ड मार्केट पे जो है वो बहुत ज़्यादा बूम देखा जा रहा है, इंटरनेशनली भी लोकली भी। ऑयल WTI पर बैरल 64.26 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 68.01 डॉलर। ये थे कमोडिटीज़ रेट्स। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे कमोडिटी रेट बढ़ते जा रहे हैं, ये एक गोल्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यू नो कि एक लोकल मार्केट में हाइप क्रिएट हो रही है। कैसर अहमद शेख साहब, फेडरल मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। सर, एक थोड़ा सा इंटरनेशनल सिनेरियो भी चेंज हो रहा है। एक तरफ अमेरिकन का थोड़ा सा टैरिफ दिखाई दे रहा है, ट्रम्प साहब ने जो इम्पोज किया है पूरी दुनिया पे, फिर चाइना से एक अलग। पाकिस्तान के लिए चाइना भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है और अमेरिका से भी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, वहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं, और दोनों ही कंट्रीज से हमारे रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस सिनेरियो के अंदर फिर खासकर जो गोल्ड के हवाले से चेंजेस आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है कैसा होगा ये, कैसे गवर्नमेंट जो है वो इसको अलाइन कर लेगी? अभी तक ये गोल्ड की प्राइसेस इसलिए बढ़ रही हैं कि जो आके प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो पॉलिसीज़ की ना, वो रोज़ चेंज हो रही थी। तो लोग जब इतबार नहीं होता ना, तो गोल्ड को लोग रिजर्व करके रखते हैं।
ताकि वो जो है उनको प्रोटेक्शन as a safe प्रोटेक्शन haven। मिले, सेफ हेवन। तो अब आज ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना के साथ कहा है कि हम उनसे अच्छे तरीके से, हम कोई कॉर्डियल वे से बिजनेस करेंगे और वो बात नहीं होगी जो एक दूसरे के जो टिट फॉर टैट का जो टैरिफ लग रहा था और बड़े ह्यूज हैवी टैरिफ्स हो गए थे। उसकी वजह से उनकी अपनी मार्केटों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनके अपना स्टॉक मार्केट कोई $6 ट्रिलियन का लॉसेज हो गए मुख्तलिफ लोगों को, और दुनिया की पूरी मार्केटें हिल गई। और देखिए ना, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है। तो चाइना के साथ अमेरिका के अभी जो आज की इंडिकेशन है, और मैंने आपको बताया कि दुनिया में मुख्तलिफ, सऊदी अरेबिया ने बहुत कमिट किया है जी। अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना, और ये कमोडिटी की प्राइसेस भी बेहतर होंगी। तेल, ऑयल बहुत कम हो गया था, अब ऑयल बेहतर हो गया है। ऑयल की प्राइस आज जी जी जी, ऑयल बढ़ी है। प्राइसेस कम हो रहे हैं। यहाँ तो मकसद ये है कि ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और बेहतर सूरत हाल बनी। पाकिस्तान के ऊपर भी क्योंकि टैरिफ लगा 29% की बात थी, अभी Impose करने 90 की। दिन तो थोड़ा सस्पेंड हुआ है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का आज भी बयान है, वो एक बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन भी अमेरिका जाएगा, और हम उनसे, क्योंकि हमारे यहाँ सोयाबीन ऑयल आता है अमेरिका से, जी। तो हम वो इंक्रीज़ कर सकते हैं उसकी इंपोर्ट। कॉटन भी अभी आती है हमारे पास। कॉटन भी आती है, और वो सिर्फ चंद मुल्क हैं जिसका हमारा जो करंट अकाउंट जो है वहाँ सरप्लस है, वहाँ जी। बैलेंस $5 बिलियन की हमारी बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट है ट्रेड वहाँ। हमारा बेहतर है अमेरिका के साथ। तो इसलिए वो टैरिफ हम उनसे डिस्कस करेंगे और टैरिफ भी वो रेशनलाइज करेंगे उसको, और इससे हमारी एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो सकता है। दूसरे मुल्कों में टैरिफ ज़्यादा है क्योंकि उनका इतना ज़्यादा जो है अमेरिका में वो प्रोडक्ट ज़्यादा हमारे यहाँ कम आते हैं, उनके यहाँ ज़्यादा आते हैं, तो हम उन प्रोडक्ट्स को बढ़ा सकते हैं। कॉटन जैसे आपने कहा, पैरेलल कर सोयाबीन। सकते हैं दोनों जी। चीज़ों को, और इंपोर्ट और इससे हमारा एक्सपोर्ट को। हमारा क्या होगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो अमेरिका के साथ बेहतर हो जाएगा। यानी जो इस वक्त फेवरेबल बात है वो हमारी दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, और साथ साथ ये है कि हमें चाहिए कि चाहे हम अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को इस्तेमाल करें। बहुत बड़ा अमेरिका की इस वक्त ये निकला है ना, नई पोटेंशियल निकला है। जब चाइना से उनके टैरिफ बढ़ रहे हैं, जी। तो उनके बाद ये भी है कि वो उन प्रोडक्ट्स को दूसरे मुल्कों से अच्छा लें। सर, डॉलर की वैल्यूएशन को क्या देखते हैं? थोड़ा सा पिच की रिपोर्ट आई है कि यहाँ से भी एक अपग्रेड हो सकता है। पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी देखी जा रही है पिछले 2 सालों से, लेकिन अब थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी, हल्की हल्की सी एक अपवर्ड मूवमेंट देखी जा रही है। देखिए ना, अभी हमारा जो पॉलिसी रेट है वो 12% है। जी। वो उनके यहाँ, यानी हमारे यहाँ कोई डिपॉजिट रखे अपने बैंकों में पाकिस्तान रुपए में, तो उसको 10-11% मिल जाता है, तो वो उनके रेट से बहुत ज़्यादा। तो जो यहाँ पे कर रहा है उसको काफ़ी डॉलर मिल रहे हैं, उसको डॉलर में भी बेहतर राइट, रिटर्न्स तो इसलिए ये डॉलर का स्टेबिलिटी का अपॉर्चुनिटी है। ये ज़्यादा अर्सा रह नहीं सकता, या तो हमारा पॉलिसी रेट कम होगा, और या फिर डॉलर पाकिस्तान रुपए की जो पैरिटी है उसमें फ़र्क आएगा। ज़्यादा अरसा इतना नहीं रह सकता जो डिफरेंस ऑफ पॉलिसी रेट और ये एक्सचेंज रेट। तो उसमें यही बात हो रही है कि शायद हमारा कोई करेंसी पे उस पर इम्पैक्ट आ सकता है, आप समझते हैं। एक माइनर सा होगा, बट इट्स नॉट मोर जी देन नहीं, 10 रुपीस। अभी तक तो स्टेबिलिटी है। 2 साल से तकरीबन 2 साल से बड़ा ये एक नई बात है पाकिस्तान के लिए, एक नया फिनोमेना है कि ओपन मार्केट में उसके बावजूद हमारा मार्कअप रेट यानी पॉलिसी रेट भी ऊंचा है, और फिर भी डॉलर और पाकिस्तान की पैरिटी अपनी जगह पे मुकर्रर है। तो बड़ी कामयाबी है ये हमारी मिनिस्ट्री की, फाइनेंस मिनिस्ट्री। चलें जी, हमारे पास करेंसी रेट्स भी मौजूद हैं, वो देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले करेंसी में यूरो देखेंगे हम आज के रेट में। बाइंग रही 319.46 के लेवल पर, सेलिंग वाज 320.03। यूके पाउंड बाइंग रही 373.1, सेलिंग वाज 373.77। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.65, सेलिंग वाज 281.15। एंड चाइनीज yuan बाइंग रही 38.6, सेलिंग वाज 38.67।
नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.82, सेलिंग वाज 74.96, यूएई दिरहम बाइंग एट 76.94, सेलिंग वाज 77.07, ओमानी रियाल बाइंग रही 723.79 एंड सेलिंग वाज 725.16, लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 918.12, सेलिंग वाज 919.75। ये थे करेंसी अपडेट्स हमारे साथ। और कैसर साहब, आपसे मजीद मैं पूछना चाहूँगी, जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं हम, तो कौन सा सेक्टर आपको सबसे ज़्यादा आइडियल लग रहा है कि यहाँ पे एक लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट आ सकती है और इसमें सिर्फ ये सेटिंग करने की ज़रूरत है? जी, बहुत से पाकिस्तान में से अभी तो पाकिस्तान की देखिए ना कि बहुत कम हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। हर सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक है एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में। स्टील के में के हमारे सेक्टर पास में जो सर्जिकल गुड्स हैं वो बहुत ज़्यादा फिनिश होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक अपनी ब्रांड नहीं बन सकी। हमारे बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं वो जो तो बहुत सब में फाइन ट्यून काम कर कोई रहे भी हैं, नहीं हम कर सके ना जी। वो टेक्सटाइल में भी हमें वैल्यू एडेड बहुत कुछ कर लिया, मगर ब्रांड नहीं है हमारा। ब्रांड नहीं है, लेकिन इसके प्रोसेस में बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्योंकि अपनी कॉटन होती थी, ग्रो करते थे, बाहर से कॉटन इंपोर्ट करते हैं, लेकिन टेक्सटाइल हमारा मेजर सेक्टर है, चमड़े का मेजर सेक्टर है। हमारे जो चावल, अभी बावजूद इसके आज ही की खबर आप देख लीजिए कि चावल में हमने, और हालांकि कंपटीशन बढ़ गया था इंडिया से, तो इससे पीछे इंडिया ने बैन कर दिया था, अब उन्होंने खोल दिया चावल, लेकिन फिर भी हमारी चावल की क्वालिटी जो है और प्राइस प्रीमियम मिल रहा है मार्केट्स में, हम अपना मेंटेन किए, तो चावल में काफ़ी है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। सऊदी अरेबिया ने ऑफ़र किया है रिफाइनरी, वो लगा रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम पेट्रोकेमिकल्स के प्रोडक्ट, अभी सारा उनसे इंपोर्ट हो रहा है हमारा। मैं खुद उस बिज़नेस में हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो पाकिस्तान में तो हर सेक्टर में ये प्रॉफिटेबिलिटी आप देख रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज अभी दुनिया की बेहतरीन मार्केट है हमारी, और बहुत ऊंचा, पिछले कुछ अरसे में 3 गुना स्टॉक एक्सचेंज बढ़। ये वजह ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी है ना, बॉटम लाइन अच्छी है। आपका क्या प्लान है अब जो आपके पास ये मिनिस्ट्री है, इसको कहाँ तक लेके जाना है, और क्या आप समझते हैं कि पर ईयर कैपिटा होगा इन्वेस्टमेंट का? ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें बहुत गुंजाइश है। हम तो चाहते हैं कि देखिए ना, टारगेट्स तो होते हैं 10-15% के हर साल बढ़ाने के, लेकिन हम बहुत ज़्यादा, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इसमें हम जिस तरह के कोशिशें कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान में सारी दुनिया की अट्रैक्शन होगी, और यहाँ पे काफ़ी परसेंटेज हम इंक्रीज अगले सालों में करेंगे। अभी इंशाल्लाह प्लान देंगे, हम आपको एग्जैक्ट प्लान देंगे बजट से पहले पहले। वेल, इट्स अ वेरी गुड डिटेल डिस्कशन विद यू। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से और साथ साथ जो अभी ऑन गोइंग सिनेरियो है इसके हवाले से बात की। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।